fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... हाय स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट चैप्टर साइंस में क्लास 10th का जो साइंस है, साइंस में फर्स्ट चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, वो जो चैप्टर था उसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। उसमें कोई टॉपिक बाकी नहीं है, बट उसका अभी पीडीएफ बना करके नोट्स आप लोग को भेजा नहीं गया है। कोशिश किया जाएगा इस वीक में उसको भेज दिया जाएगा। और उसका जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन दिया है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, ये साइंस में जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी हमें पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को मिलेगा वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन। यानी वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जाना जाता है और वैद्युत अपघटन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इनका डिफिनीशन हमको समझना है। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनेगा। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं और वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं, ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनके बारे में हमको समझना है। तो हम लोग आते हैं पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य किसे कहा जाता है, तो देखिए वैद्युत अपघट्य हम किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसके जली विलयन में हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, उनको वैद्युत अपघट्य के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी आप लोगों से कोई भी अगर पूछे वैद्युत अपघट्य से आप क्या समझते हो, तो आप लोग बताओगे ऐसे पदार्थ जिनके जली विलयन में हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो कर सकते हैं, उनको किसके नाम से जाना जाता है, उन्हीं को वैद्युत अपघट्य के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य समझ में आया। कोई भी आपसे पूछे तो आप बताओगे ऐसे पदार्थ जिनके जली विलयन में हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, उनको वैद्युत अपघट्य के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ही वैद्युत अपघट्य होता है। अब हम लोग वैद्युत अपघट्य जान लिए, वैद्युत अपघट्य क्या होता है। अब उसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटन क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से वैद्युत अपघटन इसी से बनेगा। किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसका अगर अपघटन हो जाता है, अपघटन होने का मतलब जो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी कोई भी आपसे पूछेगा कि वैद्युत अपघटन क्या होता है, तो आप लोग बताओगे किसी भी वैद्युत अपघट्य, कोई भी, जैसे वैद्युत अपघट्य बताया गया क्या होता है ना, किसी पदार्थ का जली विलयन जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उनको वैद्युत अपघट्य बोला जाता है। तो यहाँ से वैद्युत अपघटन का डिफिनीशन बनेगा, वैद्युत अपघट्य, जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उसमें जब हम वैद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उनका अपघटन हो जाता है। वो अपघटन होना ही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक का जली विलयन अगर HCl हम ले लेंगे, HCl ये जली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जली। अब ये देखिए, ये HCl का जो जली विलयन बन गया ना, ये HCl का जली विलयन ही क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य। क्योंकि HCl के जली विलयन में हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वैद्युत धारा प्रवाहित करते ही इसका क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन हो जाएगा। और वैद्युत अपघटन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन
और क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, अलग अलग अपघटित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2S, यहाँ पे HCl का क्या हो गया है, HCl का अपघटन हो गया है। क्या हुआ है, वैद्युत अपघटन हुआ है, क्योंकि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या किए हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित की हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या हो गया है, टूट गया है, तो इसका अपघटन हो गया है। अब इस अपक्रिया में कोई पूछ दे कि कौन वैद्युत अपघट्य है और वैद्युत अपघटन क्या हुआ है, तो हम HCl का जलीय विलयन लिए हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लिए हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। और जैसे इसमें वैद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वैद्युत अपघटन हो गया। तो यहाँ से दोनों डिफिनीशन क्लियर होते हैं कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं और वैद्युत अपघटन क्या होता है। एक बार और बताते हैं, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो आप बताओगे, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, उन्हें हम वैद्युत अपघट्य के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आता है वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। तो किसी भी वैद्युत अपघट्य में जब हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है, तो उसी को हम वैद्युत अपघटन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लिया गया है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या हो गया है, टूट गया है। तो यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं इसका क्या हो गया है, वैद्युत अपघटन हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे पढ़ते हैं। इस चैप्टर में ये पहला टॉपिक ये था। अब दूसरा टॉपिक आता है आप लोग का वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। देखिए इस सिद्धांत को कौन दिया था, सिद्धांत को क्या, इनका नाम था, जो साइंटिस्ट थे जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे, उनका नाम है स्वांटे आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस। और इन्होंने क्या किया था, 1887 में इसका क्या किया था, खोज किया था या इसका प्रतिपादित किया था। इस थियरी को क्या किए थे, प्रतिपादित किए थे। अच्छा देखिए, वैद्युत वियोजन के सिद्धांत में हम लोग जानेंगे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या होता है। तो आप लोग को बताया गया है कि वैद्युत वियोजन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे उनका नाम क्या था, स्वांटे आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, 1887 ईस्वी में, यानी वैद्युत अपघट्यों से रिलेटेड, वैद्युत अपघट्य मतलब वैद्युत वियोजन का सिद्धांत है ना, तो स्वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया को, वैद्युत अपघट्यों तथा अन्य गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया, जिसे हम वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। एक बार और समझेंगे इनको क्यों ज़रूरत पड़ी, सिद्धांत को प्रतिपादित करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जो भी अभी वैद्युत अपघट्य थे ना, इनके गुणों के बारे में जानने के लिए, इनके क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, इन क्वालिटीज़ के बारे में जानने के लिए ही आर्हेनियस ने क्या किया था, 1887 ईस्वी में इन्होंने वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो आप लोगों से अगर इन्होंने अपने सिद्धांत में 7 चीज़ों के बारे में बताया है, इनका जो सिद्धांत है 7 भागों में क्या हुआ है, जैसे 7 पॉइंट में क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट को पहले जानेंगे। सबसे पहले वैद्युत वियोजन सिद्धांत जान लिया जाए, ये क्यों इन्होंने प्रतिपादित किया। तो जो स्वांटे आर्हेनियस थे, इन्होंने 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्य जो हैं उनके अन्य गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया, जिसको वैद्युत वियोजन के सिद्धांत के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसको वैद्युत वियोजन सिद्धांत भी बोला जाता है, आयनिक सिद्धांत के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें 7 बिंदुओं के बारे में क्या करना है, जानना है। उन्होंने इस सिद्धांत में 7 बिंदुओं के बारे में बताया था। तो
पहला इन्होंने ये बताया था कि किसी भी वैद्युत अपघट्य को किसी जल में या अन्य विलायक में घोलने पर वो दो प्रकार के आवेशों में क्या हो जाता है, दो प्रकार के आवेशों में टूट जाता है, या दो प्रकार के आवेशित कणों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो उनमें दो आवेश जो होते हैं, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस। जो धन आवेशित वाले कण होते हैं उनको धन आवेश के नाम से जाना जाता है, और जो ऋण आवेशित कण होते हैं उन्हें ऋण आवेश के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी इन्होंने पहले सिद्धांत में यही बताया था कि किसी भी वैद्युत अपघट्य को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी वैद्युत अपघट्य को अगर हम जल में घोलते हैं, क्या किया जाता है, किसी भी वैद्युत अपघट्य को जल तथा किसी अन्य विलायक में अगर हम क्या करते हैं, किसी भी वैद्युत अपघट्य को जल तथा अन्य विलायक में जब हम घोलेंगे, अन्य विलायक में इसको घोला जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अन्य विलायक में घोलने पर ये दो प्रकार के आवेशों में टूट जाते हैं, एक प्लस और एक क्या होता है, माइनस। यानी किसी भी वैद्युत अपघट्य को जब जल में घोला जाता है तो ये दो प्रकार के आवेशों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो धन आवेशित कणों को धन आवेश के नाम से जाना जाता है और ऋण आवेशित कणों को ऋण आवेश के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए, ये NaCl ले लेते हैं जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। इसको अगर हम जल में घोलेंगे, क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो प्रकार के कणों में विभक्त हो जाएगा। Na पे प्लस आ जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl पे माइनस आ जाएगा। तो इनका पहला पॉइंट यही था, किसी भी वैद्युत अपघट्य को जल तथा अन्य किसी विलायक में घोलते हैं तो वो दो प्रकार के कणों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, एक धन आवेश में और क्या होते हैं, ऋण आवेश में। धन आवेशित कणों को धन आवेश के नाम से जाना जाता है, ऋण आवेशित कणों को ऋण आवेश के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया गया था, किसी भी वैद्युत अपघट्य में, कोई भी वैद्युत अपघट्य ले लें, किसी भी वैद्युत अपघट्य में धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। लास्ट में हम बोल सकते हैं किसी भी वैद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि दोनों में धनावेशों की संख्या, जितना धन होगा उतना ही क्या होगा, ऋण होगा। धनावेशों और ऋणावेशों की संख्या आपस में बराबर होने के कारण जो वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। दूसरा चीज़ इन्होंने यही बताया स्वांटे हारेनियस ने कि किसी भी हम क्या करते हैं, किसी भी विद्युतीय आवेश, किसी भी हम क्या करते, कोई भी वैद्युत अपघट्य लेते हैं, उसका जो जलीय विलयन बनता है तो उस जलीय विलयन में धनायनों की संख्या जो होती है वो ऋणायनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि सिंपल अभी आप लोग को बताया गया है कि जैसे ही वैद्युत अपघट्य को हम जल में घोलेंगे वो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, विभक्त होगा, और जो प्लस माइनस में विभक्त होते हैं उनको आयन के नाम से जाना जाता है। प्लस वाले को धन आयन और ऋण वाले को ऋण आयन। तो जैसे ही घोलेंगे तो ये धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाएंगे। तो किसी भी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। दूसरे पॉइंट में बस हमें यही याद रखना है, किसी भी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धनायनों और ऋणायनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसी नाते वैद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। अब तीसरा हमें जानना है, तीसरा स्वांटे आर्हेनियस ने यही बताया था कि जब हम किसी भी वैद्युत अपघट्य को क्या करते हैं, किसी भी जल अथवा विलायक में घोलते हैं तो वो दो प्रकार के आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। एक धन आयन होता है और एक क्या होता है, ऋण आयन होता है। बस यही बताए थे। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग को दूसरे नंबर पे बताना चाहिए और इसको तीसरे नंबर पे क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। यानी दूसरे नंबर पे ये बताना चाहिए किसी भी वैद्युत अपघट्य को जब हम जल में घोलते हैं तो वो दो प्रकार के आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक धन आयन में टूट जाता है और एक क्या हो जाता है, ऋण आयन में। और तीसरे नंबर पे हमें ये बताना चाहिए था कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धन आयनों की संख्या जो होती है वो ऋण आयनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर पे। इन्होंने चौथा क्या बताया था, तो देखिए आयनन की क्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है।
आयनन की क्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। आयनन की क्रिया अग्र दिशा में भी चलती है और पश्च दिशा में भी क्या होती है? चलती है। तो चौथे में बस यही याद रखना है कि आयनन की क्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। ये अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में क्या होती है? चलती है। जब किसी भी वैद्युत अपघट्य को हम जल में घोलते हैं तो वैद्युत अपघट्य के अणु अथवा आयनों के मध्य में क्या हो जाता है? साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। यानी आप लोग को चौथे नंबर में ये याद रखना है, जो आयनन की क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, दोनों दिशाओं में चलती है। अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में क्या होता है? चलता है। जब किसी भी वैद्युत अपघट्य को हम जल में घोलते हैं तो वैद्युत अपघट्य के जो अणु होते हैं और आयन होते हैं दोनों के बीच में क्या हो जाता है? साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ये AB, ये कोई वैद्युत अपघट्य है। ये वैद्युत अपघट्य में जैसे ही हम क्या करेंगे? वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये दो पार्ट में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। A पे प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? B पे माइनस। धन आयन और ऋण आयन में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा। और इनसे एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये जो AB है और ये A प्लस और B माइनस में जो टूटा है तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं? A पे प्लस और यहाँ पे ले लिया जाता है B पे माइनस, ठीक। और नीचे क्या कर दिया जाता है? AB बराबर क्या हो जाता है? K कांस्टेंट हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ पे जो A पे प्लस लिया गया और B पे माइनस लिया गया है, जो नीचे AB लिया गया है, ये साम्यावस्था पर क्या है? जहाँ पे A पे प्लस B पे माइनस और नीचे AB जो दिया है, साम्यावस्था पर AB यहाँ पे A प्लस B पे माइनस और AB के क्या हैं? सांद्रताएं हैं। यहाँ पे सांद्रता को लिया गया है। A वाले पदार्थ का सांद्रता लिया गया है, B वाले पदार्थ का सांद्रता लिया गया और AB वाले पदार्थ का सांद्रता लिया गया है। जो इनका अनुपात होता है वो एक नियतांक के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। जिसको यहाँ पे नियतांक के लगाया गया है, इसको आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं, पहले पदार्थ का या जो धनायन की जो सांद्रता है और ऋणायन की सांद्रता है और वो वैद्युत अपघट्य जो था उसकी सांद्रता का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है? वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? पांचवा पॉइंट जानेंगे। पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था? पांचवें पॉइंट के बारे में जाना जाएगा। चार पॉइंट हम लोग जाने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या जाना गया है? फर्स्ट पॉइंट में आप लोग को बताया गया था कि किसी भी वैद्युत अपघट्य को जल अथवा अन्य किसी विलायक में जब घोला जाता है तो ये दो प्रकार के आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। फिर दूसरा आप लोग को बताया गया है कि जब विद्युत आवेश युक्त परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है, इसमें जो धन वाले होते हैं, धनावेशित जो परमाणु होते हैं उनको धनायन के नाम से जाना जाता है और जो ऋणावेशित परमाणु होते हैं उनको ऋणायन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तीसरा आप लोग को बताया गया है किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिससे जो वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। फिर 4 नंबर पे आप लोग को 4 पॉइंट बताया गया है कि आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय होने का मतलब दोनों दिशाओं में क्या होती है? चलती है। जब हम किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो वैद्युत अपघट्य के अणु तथा आयनों के मध्य में क्या हो जाता है? साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। फिर अब 5वां नंबर आता है। 5वां पॉइंट में आप लोग को जानना है, किसी भी वैद्युत अपघट्य को जल में जैसे ही हम घोलते हैं तो उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य को अगर हम जल में घोलते हैं तो उसके सभी अणु जो होते हैं आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी वैद्युत अपघट्य में 100 अणु हैं तो उसको अगर जल में घोलेंगे तो 100 अणु आयनित नहीं होंगे, उनमें से कुछ आयनित होंगे और कुछ नहीं आयनित होते हैं, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है,
उसको आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी 5वें नंबर में आप लोग को बताया गया किसी भी वैद्युत अपघट्य को जब हम जल में घोलते हैं तो उसके सभी अणु जो होते हैं वो आयनित नहीं होते हैं, उनमें से कुछ ही क्या होते हैं, आयनित होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य की वह अणु जो क्या हो जाते हैं, आयनों के रूप में वियोजित हो जाते हैं, उनको आयनन की मात्रा अथवा वियोजन की मात्रा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जिसका फार्मूला है निकालने के लिए, जैसे आयनन की मात्रा हमको निकालना रहे, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे हम, आयनों में वियोजित, आयनों में वियोजित, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या अपान अणुओं की कुल संख्या, अणुओं की कुल संख्या। ऐसे हम किसी भी पदार्थ का, किसी भी वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आयनन की मात्रा बराबर क्या होता है, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या अपान क्या होता है, अणुओं की कुल संख्या। और जो आयनन की मात्रा का जो मान होता है, ये इसका मान हमेशा 1 या 1 से कम होता है। किसी भी तरीके से अगर हम निकालेंगे तो आयनन की मात्रा हमेशा 1 या 1 से कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो जो आंसर आएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। इस प्रकार 5 पॉइंट में आप लोग को यही बताया गया है, किसी भी वैद्युत अपघट्य को जब जल में हम घोलते हैं तो उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं, उसके कुछ ही अणु आयनित होते हैं। तो किसी भी वैद्युत अपघट्य के जो अणु आयनित होते हैं, आयनों के रूप में वियोजित होते हैं, उनको आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और उनको निकालने का फार्मूला है आयनन की मात्रा बराबर आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या अपान क्या है, अणुओं की कुल संख्या। अब 6 नंबर आता है। 6 नंबर उन्होंने बताया था किसी भी वैद्युत अपघट्य के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके आयनों के स्वभाव और उनकी मात्रा पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य का भौतिक तथा रासायनिक जो गुण होता है वो आयनों की मात्रा और उसके स्वभाव के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी जित आयनन की मात्रा और स्वभाव पे ही क्या करेगा, उसका भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करता है। और लास्ट उन्होंने बताया था किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या तथा उनके आवेश पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यानी किसी भी वैद्युत अपघट्य में जो वैद्युत का जो चालन होगा या वैद्युत की जो चालकता होती है वो आयनों की संख्या पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, और आयनों की संख्या और उनके आवेश के ऊपर निर्भर करता है। यदि आयनों की संख्या अधिक तथा आवेश की मात्रा अधिक है तो वैद्युत चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। इनका कहने का मतलब ये है किसी भी वैद्युत अपघट्य में अगर आयनों की संख्या अधिक है और आवेशों की संख्या अगर अधिक रहेगा तो उसकी वैद्युत चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। यदि आयनों की संख्या कम है और आवेशों की संख्या कम है तो उसमें वैद्युत चालकता भी क्या होगा, कम होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।